ओके, तो सॉल्व करने के बाद अपना ये आंसर आ गया। देयरफॉर E इक्वल्स टू आ गया 1.28 इंटू 10 रेज टू कितना 5 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ हो गया अपना ये, इससे ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये हो गया ऑप्शन 1 इज करेक्ट, मतलब 1 ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके अब है नेक्स्ट 108, क्वेश्चन नंबर 108। अगर मैं 108 की बात करूं तो आपके लिए जो है 108 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो लोग अच्छे खासे NCERT के हैबिचुअल हैं, है ना, उनके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 108 की, तो 108 हो जाएगा, इसमें कहता है कि सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC वोल्टेज सोर्स when L is removed from the circuit, the phase difference between the current and the voltage is pi by 3 is in a state C is removed from the circuit. The phase difference is again pi by 3 between the current and the voltage. The power factor of the circuit is. अब आपको पता है कि ये पावर फैक्टर जो हम लोग निकालते हैं तो वहाँ से क्या होता है, सिंस tan phi इक्वल्स टू होता है XC माइनस XL बाई R। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाता है पाई बाई 3, जब वो किसको XL को रिमूव करता है। तो ये हो जाएगा XC बाई R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3 tan 60 की वैल्यू। देयरफॉर XC इज इक्वल्स टू क्या हो गया √3 टाइम्स ऑफ R, ये इक्वेशन नंबर 1। और यही सेम उसके लिए करता है, तो वहाँ भी आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा XL बाई R, मतलब XL माइनस XC बाई R। तो ये हो जाएगा XL बराबर कितना होगा, फिर से यही आएगा √3 IR, और वहाँ भी फेज डिफरेंस क्या होता है वही। तो यहाँ से आपने पाया कि XC, देयरफॉर यहाँ से ये प्रूव हो गया कि XC इक्वल्स टू क्या होता है XL। अब आपको वो फेजर डायग्राम याद होगा, यही tan थीटा को, ये होता है XC माइनस XL और ये R, तो ये फाई, तो ये Z, इम्पिडेंस Z बराबर क्या आता है R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से वो पावर फैक्टर, देयरफॉर पावर फैक्टर cos phi इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेस बाय R बाई Z, और Z की वैल्यू कितनी हो गई, R बाई Z की वैल्यू हो गया R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता है कि XC इक्वल्स टू XL आया, तो ये चला गया, कट गया, देयरफॉर क्या आ गया, ये बाहर आएगा, तो R बाई R इक्वल्स टू क्या हो गया 1। तो cos phi इक्वल्स टू हो गया बच्चों क्या 1। तो पावर फैक्टर क्या आ गया, cos phi इक्वल्स टू 1, पावर फैक्टर इज 1। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन ये है क्वेश्चन नंबर 108 एंड ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस R इज इमर्ज्ड इन वाटर एंड वाटर रेजेज इनटू इट हाइट h. The mass of water in the capillary is 5 gram. Another capillary of radius 2R is immersed in water. The mass of water that will raise in the tube is. Okay, very easy numerical. अगर हम लोग इस easy question की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ से आपने ये देखा कि अगर आपको ये पता है तो ये क्या बताएगा कि कैपिलरी हाइट में ये होता है क्वेश्चन नंबर 109, हाइट h इक्वल्स टू 2t cos थीटा बाई ρr(g), ये हो गया h बराबर इतना। तो अगर हाइट रेंज इतना है तो अब आपको पता है कि ये होता है जब आप लोग कैपिलरी राइज कराते हैं तो यहाँ से आप देखते हैं कि जब ये यहाँ पर आता है तो यहाँ पर हम लोग जो ये सरफेस टेंशन जो कांटेक्ट एंगल यहाँ पे बनता है जो है, तो ये कितना आता है, ये जो है r रेडियस है, तो ये होता है 2t cos थीटा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आता है, हॉरिजॉन्टल t cos थीटा, और इधर t sin थीटा क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, और ये t cos थीटा इंटू 2πr इज इक्वल्स टू क्या, इज इक्वल्स टू mg, ये उनका मास। तो यहाँ से मतलब मास ऑफ वाटर कितना होगा, ये अगर मान लेते हैं कि ऐसा h हाइट तक है तो आप कहोगे इसमें कितना मास है mg, मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कितना होगा, एरिया और h इंटू जी। ठीक है, ये इतना इसका मास हो जाएगा। तो यहाँ से यही तो हमने लिखा है, ये इसका पूरा वेट mg, तो ये हुआ ρh और ये, और एरिया बराबर हो जाएगा यहाँ से πr² इंटू h इंटू जी। ठीक है, तो
जो अभी नेक्स्ट, अच्छा, और h की वैल्यू जो होगी, यहाँ से h की वैल्यू ये रख देते हैं, क्या हो जाएगा 2t cos थीटा अपान कितना रो r g इंटू जी। तो देखो रो से रो कैंसिल हो गया और ये g से g कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हुआ, मतलब आपने देखा, और ये और जो है ये मास, मतलब आपने यहाँ से सब कुल मिला जुला के पाया कि ये g तो कांस्टेंट रहेगी, तो m मास इज प्रोपोर्शनल टू क्या मिल गया हमें, और t उसकी तो प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन उसकी प्रॉपर्टी होती है, और वो तो कांटेक्ट एंगल अगर लिक्विड वही है तो वही रहना है, तो प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया r, मतलब कि जब रेडियस r था तो उसका मास क्या है, मतलब m1 इज प्रोपोर्शनल टू r, तो m2 इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है यहाँ पे 2r, तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये बराबर कितना है 5 ग्राम, अरे m बराबर कितना कांस्टेंट है r, तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर m2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 ग्राम। यहाँ 2r आया तो r की वैल्यू कितना 5 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 10 ग्राम। तो आंसर कौन सा हो गया करेक्ट, आंसर इज सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, सेकंड वाला करेक्ट हो जाता है। ओके, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट हो गया। अभी नेक्स्ट की बात करते हैं, कह रहा है इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट in the separation between the coherent sources is half and is double, then the fringe width becomes okay। तो हम लोगों को जैसा कि जानकारी है कि जो फ्रिंज विड्थ होता है बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी, ठीक है ना, फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। तो क्वेश्चन ने कहा कि अगर फ्रिंज जो ये YDSC आपका सेटअप है उसमें ये जो S1 एंड S2 है, और ये जो यहाँ पर ये सेपरेशन, और ये जो आप देख रहे हो ये S1 और ये S2, जो ये सेपरेशन है ये D है और ये स्मॉल d, तो यहाँ से फ्रिंज स्पेसिंग बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो उसने कहा ऐसा कि अगर ये बीटा है इक्वेशन 1, और अगर क्या कर दिया, इफ द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स इज हाफ, तो कोहेरेंट सोर्स का सेपरेशन कितना किया जाए, बीटा डैश इज इक्वल्स टू कितना d बाई 2, एंड स्क्रीन की डिस्टेंस 2d पर और ये d बाई 2 पर, तो कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा डी बाई डी, तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ बीटा, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल बीटा, मतलब पहले से फ्रिंज स्पेसिंग कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 110 110 और ऑप्शन 2 इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर कौन सा 111 अब आप 111 को देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 क्या है, इसमें आपको जो है 2 नॉट गेट को, ठीक है 111, क्वेश्चन नंबर 111, 2 नॉट गेट को कैसे जोड़ दिया इसने, देखो इधर कैसा कनेक्ट किया, एक इस तरह के गेट से लाके आपको आउटपुट दे रहा है। यहाँ कह रहा है ए, यहाँ कह रहा है बी, तो ये जब जाएगा तो ए बार, ये जाएगी बी बार, ये दोनों गए तो ये क्या है और गेट और ये नॉट गेट, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी बार ऑफ बार, तो ये हो गया ए डॉट बी बार बार, मतलब बार के ऊपर बार, तो ये हो गया फिर से ए डॉट बी, मतलब क्या एक तरह का एंड गेट, और इसका होगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आप देखें इसका ट्रूथ टेबल बना करके ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देखो जब आप 0 0 लेंगे तो 0 आएगा, और 1 0 लेंगे तब भी 0 आएगा, 0 1 लेंगे तब भी 0 आएगा, 1 1 लेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो यही है। इसके बाद है 112, ठीक है, आपको बहुत बढ़िया से याद होगा, इसको हम लोग कलर कोड रजिस्टर कहते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी में बिल्कुल सेम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ना कि कोई और अलग है, सेम। उधर जो समझाने के लिए उसने जो एग्जाम्पल दिया है उसने वही एग्जाम्पल उठाकर आपको सवाल के रूप में दे दिया, जो है बिल्कुल कुछ नहीं सोचना। 112 इसने क्या दिया कि एक कलर कोड रजिस्टर में ऐसे ऐसे कितने 4, तो ये पहला वाला कैसा है, येलो, वायलेट, और ये ब्राउन, और ये गोल्ड। तो जब रेजिस्टेंस हम लोग लिखते हैं तो क्या आता है, ये पहला दूसरा नंबर्स, तो येलो किस पे आएगा 4 पे आता है ना। मैंने बच्चों में रटाता हूँ वी रॉय ग्रेट बॉय हैविंग वेरी गुड वाइफ, ऐसा उस पर 1 2 3 4 नंबरिंग करके देख लेना। तो ये हो जाएगा 4 पे आएगा 4, और वायलेट किस पे आता है 7 पे, और बी मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1, और इसके बाद जो है ये होता है टॉलरेंस, तो ये आ जाता है टॉलरेंस कितना 5%, गोल्ड का कितना होता है 5%,
गोल्ड का टॉलरेंस कितना होगा 5%, तो ये हो गया 470 और ये 5%। तो देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस का, थर्ड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ओके, तो ये यहाँ से आपको ऑप्शन थर्ड, ठीक है, फटाफट आप नोट भी करते चलें, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज मीडियम इज कितना 6 माइक्रोफैरड। तो C की वैल्यू कितनी है 6 माइक्रोफैरड। ओके, कह रहा है विद द इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम्स, अच्छा जब उसने डाइलेक्ट्रिक मीडियम कर दिया तो C मीडियम बराबर कितना आया, ये 30 माइक्रोफैरड। तो कह रहा है कि द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज, तो देखो तुम्हें पता है बच्चों C इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन 0 K इंटू A बाई क्या D। तो ये जो दोनों वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या, परमिटिविटी ऑफ मीडियम A बाई क्या हो जाएगा D। तो बस कुछ नहीं, यहाँ से जो C की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन 0 A बाई D, तो इसकी वैल्यू कितनी है 6 और ये एप्सिलॉन 0 A बाई D। अब आप देख लो यहाँ से उसकी वैल्यू क्या लेनी है हमें, यहाँ से इस मीडियम की कितनी होगी 30 इक्वल्स टू एप्सिलॉन इंटू ये हो जाएगा, मतलब यहाँ से एप्सिलॉन इक्वल्स टू हो जाएगा 30 इंटू D बाई ए। तो D बाई ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, D बाई ए इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन अपान कितना 6, यहाँ वैल्यू रख देंगे तो 6 5 इंटू एप्सिलॉन 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट आ गया, और ये आ जाएगा 5 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.44 इंटू 10⁻⁻ कितना -10, और ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एंड ऑप्शन हो गया आपका सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, तुरंत आ जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 114 में आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रहा है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आप जानते हैं जैसा कि जो है अगर किसी बॉल को किसी हाइट से नीचे फेंक दिया जाए, ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है, आप देख लें कई सारे सवाल आपको ऐसा सॉल्व करने को मिलेंगे, जो है बहुत ईजी, इवन ये क्लास 9 के बच्चे सॉल्व कर सकते हैं अगर वो थोड़ा ठीक है पढ़ने में। तो क्या कह रहा है कि एक जो है ऐसा हाइट से h हाइट से एक बॉल को कैसे नीचे फेंक दिया गया, कितने से थ्रो किया गया 20 मीटर पर सेकंड से, और जब ये हिट करता है तो ये हो जाती है 80 मीटर पर सेकंड से ये हिट करता है। तो उसने हाइट पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर हो गया 114। तो आपको जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर मतलब कितना 80 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा 20 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2, g की वैल्यू -10 और ये h, तो ये हो जाएगा 2g 10 20 इंटू h। तो देयरफॉर 20h इज इक्वल्स टू 6400 माइनस 400 कितना हो गया 6000 इंटू ये h बराबर कितना 100 कट गया, ये कितना आया 300 मीटर। ऑप्शन कितना हो गया आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपका ऑप्शन 3 इज करेक्ट हो गया, ठीक है, देखा आपने। तो ये आ गया। अभी है क्वेश्चन नंबर 115, कह रहा है बॉडी वेट इज 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके लिए जो है क्वेश्चन नंबर 115, बहुत सरल क्वेश्चन है जो है, आप देखिए जो है इसको क्वेश्चन नंबर 115। तो क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है, 105 कितना आ गया, उसने मतलब कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे उसका वेट कितना बता रहा है 72 न्यूटन, और जब वो r/2 हाइट पे ले जाते हैं तो जो ये g डैश होता है, g डैश बाई g 1 प्लस h/r होता है, h/r का होल स्क्वायर। तो जरा g डैश निकाल लेते हैं, g अगर मैं यहाँ से m से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ m कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, वेट हो गया, मतलब w/1 प्लस h/h की वैल्यू कितनी है r/2 है ना, रेडियस ऑफ अर्थ के re/2 और ये re और ये होल स्क्वायर, ये कट गया, कितना हो गया वेट कितना है 72 बाई कितना 3/2 का होल स्क्वायर, मतलब कितना 9/4 चला गया ऊपर,
8 जा 8 चौक 32 न्यूटन। कितना आ गया जो है ये, उस समय आपका उसका वेट कितना होगा 32 न्यूटन का। तो यहाँ से जो है ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, 1 इज़ करेक्ट। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 पर। 116 की बात करते हैं। ठीक है, 116, तो इसमें कहता है कि 2 पार्टिकल ऑफ मासेस 5 किलोग्राम एंड 116। तो उसने कहा कि 2 पार्टिकल 5 किलोग्राम को मैंने किधर रख दिया, ओरिजिन पर, और ये कितना किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम एंड ये 5 किलोग्राम। तो उसने कहा सेंटर ऑफ मास तुम्हें पता है XCM इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, M1x1 प्लस M2x2 अपान M1 प्लस M2। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बिल्कुल NCERT क्वेश्चन। कितना हो गया, ये 0 हो गया। दूसरा वाला कितना, 10 इंटू 1 मीटर, 1 मीटर डिवाइड बाई कितना 10 प्लस 5 कितना हो गया 15। ये हो गया कितना 10 बाई 25 है ना, 10 इंटू 1 मीटर है ना, और ये हो गया 10 प्लस ये 15। अभी इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 10 किलो एंड कितना है 5 किलो आर रिस्पेक्टिवली अटैच टू एंड ऑफ द रॉड 1 मीटर। ओके, सेंटर ऑफ मास ऑफ द, अच्छा 5 किलोग्राम। ठीक, तो ये कितना हो रहा है, XCM इक्वल्स टू कितना आएगा 25 नहीं 15। अभी ये हो जाएगा 5 2 जा 5 3 जा, तो 0.666 क्या आएगा मीटर। तो XCM इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, इसको तुम लोग 0.67 क्या मीटर कह सकते हो, और 67 सेंटीमीटर कह सकते हो। ओके, तो ये यहाँ से आपका 67 सेंटीमीटर, मतलब कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन इन PN जंक्शन डायोड इज ड्यू टू रिवर्स बायस ओनली। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117 इसका क्या है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 118, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव मटेरियल, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी इज डबल। ओके, तो कितना सरल क्वेश्चन है ये। अब जरा देखें कि आपको पता है कि जब फोटो करंट मतलब कि जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर होंगे तभी फोटो करंट निकलेगा, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स तब बाहर निकलते हैं जब क्या होता है कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, मतलब कि न्यू इक्वल्स टू क्या हो, न्यू नॉट होनी चाहिए कम से कम। और यहाँ पर केस दे रहा है, पहला जो केस है, मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा है तुम्हारा 118। इसमें कहता है कि द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 थ्रेशोल्ड, मतलब न्यू 1 इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस पर क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक होगा, और 1.5 है तब तो होगा ही होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटो सेंसिटिव मटेरियल, एंड व्हाट विल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ। अब उस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बताना है कितना, 0.75 क्या न्यू नॉट, आधा कर दो इसका। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज लेस देन क्या, न्यू नॉट, हेंस देयर इज नो फोटो करंट विल फ्लो, हेंस देयर इज नो फोटो करंट, कोई फोटो करंट नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, 3 इज करेक्ट। कौन सा, ऑप्शन 3 क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। ठीक है, अभी है क्वेश्चन नंबर 119, कह रहा है assume that the light of wavelength 600 nanometer is comes from stars, the limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 meter। समझ गया ना जो है। तो आप देखें जो है, तुम लोगों को पता है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज 1.22, ठीक है, लैम्डा बाई क्या d। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इक्वल्स टू, सबको याद है बिल्कुल, जो NCERT रीड कर रहा है उसके लिए बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है ये भी, और जो आने वाला है अभी वो भी, सभी सवाल उसके लिए बहुत ही सरल है। ये क्या हो जाएगा, क्या है 119। इसमें कहता है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा बाई क्या d। तो यहाँ से देखो आप लोग 1.22 लैम्डा, और ये हो जाएगा 1.22 इंटू 600 इंटू 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर अपॉन ये क्या हो जाएगा 2। इसको आप डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा कितना 3 और 3.66 इंटू 10 टू द पावर कितना -7। तो ये आपका आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 इज बिल्कुल। आप NCERT पढ़ो, देखो उधर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं।
अगर 2-3 क्वेश्चन है तो बहुत है, मतलब आपको सीखने के लिए। कह रहा है 120, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेजिस्टेंस ऑफ वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज, बिल्कुल मीटर ब्रिज, बैलेंस टू 10 ओहम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 meter, length of 1 ohm of the resistance will be। ठीक है, आप देखो बहुत ही सरल सवाल है ये। इसमें उसने क्या किया कि आपको बता रहा है कि मीटर ब्रिज जो है कैसे, आपको पता है कि ये हो गया क्वेश्चन नंबर 120। इसमें होता है R/S = L/100 - L, ऐसा आपके पास फार्मूला होता है। तो यहाँ उसने कहा है कि अगर ये 10 ओहम हो जाए लेफ्ट गैप में, 10 ओहम इन द गैप, ठीक है, तो कह रहा है कि रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड टू द लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज बैलेंस इज 10 ओहम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। अच्छा, राइट गैप, ठीक। तो ये R/10 इज इक्वल्स टू राइट गैप एट अ पॉइंट विच डिवाइड्स द ब्रिज वायर इज 3:2, मतलब 3L/2L। तो ये हो गया, देयरफॉर R = हो गया 3/2 × 10, कितना हो गया 15 ओहम, ऐसा हुआ। तो इफ़ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 1.5, तो R = आपको पता है ρ × L/ क्या होता है A। तो यहाँ से उसका ऐसा कहना है कि अगर इसका जो लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी हो जाए, इफ़ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज, if the length of resistance of wire is 1.5 meter, then the length of, if the length of resistance of wire is 1, अच्छा ये जो है, जो यह 15 आया है, 15 = ये कितना हो ρ/A इंटू कितना आ जाए 1.5, ऐसा हो, तो 1 ओहम का कितना होगा लेंथ, तो ये हो गया ρ/A इंटू L2, अपने को ये निकालना है। तो यहाँ से L/A की वैल्यू हो जाएगी 15/1.5 मतलब 10। तो देयरफॉर L2 = 1 कितना 10 = 0.1 मीटर। तो ये आ गया L2 = कितना आ गया 1 × 10⁻⁻1 मीटर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट, 1 करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर जो है लाइट ऑफ एवरेज फ्लक्स, ठीक है, बिल्कुल NCERT का न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है ना, जो उसने सॉल्व एग्जाम्पल दिया है, जो लास्ट एग्जाम्पल है उसके पहले वाला ही एग्जाम्पल सॉल्व है, बस थोड़ा क्वेश्चन वो बड़ा है और ये उससे काफ़ी छोटा न्यूमेरिकल है, उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि द लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एवरेज फ्लक्स इज इतना 121, तो जो है फॉल्स ऑन द नॉन रिफ्लेक्टिव, तो एवरेज फ्लक्स इज इक्वल्स टू 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में बदल दो, पहले 20 × 10⁻, कितना हो गया 4 वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, सरफेस हैज़ अ नॉर्मल इंसिडेंट हैविंग द सरफेस ऑफ एरिया कितना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 20 × 10⁻, कितना आ जाएगा -4 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है द एनर्जी रिसीव बाय द सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट, ठीक है ना। तो एनर्जी रिसीव इन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एवरेज फ्लक्स कितना 20 × 10⁴ मल्टीप्लाइड बाई कितना, ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁴। तो ये चले गए, ये कितना हो गया 400 जूल। देयरफॉर इन 60 सेकेंड में कितना होगा, अगर 1 सेकेंड में इतना रिसीव करता है तो 60 सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो ये हो गया 24 × 10⁻, कितना 3 जूल। तो आपका हो गया ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, सेकंड क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एंड 122, क्वेश्चन नंबर 122 देखो, क्वेश्चन नंबर 122 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 122 है, इसमें है कैसे, इसमें कह रहा है कि a ray is incident at a angle of incidence I on one's surface
ऑफ अ स्मॉल एंगल प्रिज्म, है ना, विथ एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली इक्वल। तो तुम्हें पता है कि ये बहुत ही ऐसा, ये है यहाँ से ऐसा आया और इसके बाद क्या ऐसा नॉर्मली चला जाता है। तो यहाँ से उसने कहा कि साइन आई, आपको पता है कि जब ये रिफ्रैक्शन वाला केस हो रहा है साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये यहाँ पर जो ये जब यहाँ से हम लोग ये लेते हैं जो आर की बात आएगी तो ये जो आर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाता है। तो साइन आई बाई साइन ए इज इक्वल्स टू म्यू। तो साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू साइन ए। तो अगर इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू ए। देयरफॉर एंगल आई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू ए। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सही ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। अभी कहता है कि 40 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज नियरली। ठीक है ना बच्चों। अभी क्या हो जाएगा आप देखेंगे कि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। अब आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आनी चाहिए, आपका फटाफट सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। मतलब आप देख रहे होंगे कि अगर जिसकी बेसिक मैथमेटिक्स सही है और वह एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो वो नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बन जाएगा। तो यहाँ सवाल क्या है, कह रहा है कि अब 123 में कहता है कि 40 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है और कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट, कितना 200 वोल्ट ऑफ एसी सप्लाई ऑफ 50 हर्ट्ज, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो उसने कहा है कि द आरएमएस वैल्यू, तो देखो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी आरएमएस अपान और ये उसका एक्सी, उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपान ओमेगा सी, 1 अपान ओमेगा सी मतलब 2 पाई न्यू इंटू सी। सारी वैल्यू किस में रख देना है, ये 40 इंटू 10 रेज़ टू कितना -6 क्या फैरड, -6 फैरड में रख दोगे, ये रखोगे और आई आर एम एस की जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 123, और वो आंसर आ जाएगा आपका आई बराबर क्या आएगा 2.5 क्या आ जाएगा एम्पियर। तो आपका हो गया ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है। अब है नेक्स्ट है, कह रहा है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, तो एम एल इनवर्स टी बाय -2 डायमेंशन ऑफ प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, मतलब 124 का जो ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, एम एल इनवर्स टी पावर -2 ये जो है डायमेंशन ऑफ प्रेशर के बराबर होगा। और इसके बाद कहता है 125 में कहता है कि द ब्रिस्टर्स एंगल्स आई बी फॉर इंटरफेस शुड बी। तो तुम्हें पता है कि म्यू इक्वल्स टू क्या होता है tan IP, तो इम्प्लाइज दैट tan IP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स म्यू, तो मतलब कि तुम्हें ये भी बताया कि सिंस म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या 1, देयरफॉर tan IP इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो IP मतलब पोलराइजिंग एंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू tan इनवर्स 1 मतलब कितना, मतलब कि IP इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ गया 45। अगर ये बात क्लियर है तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 और ये क्या होगा IP या IB, ब्रूस्टर एंगल बोलो या तो पोलराइजिंग एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा करेक्ट हो गया। और ये हो गया 126